वेलकम अगेन टू कॉलेज नेशन गाइस। माई सेल्फ आविद। और आज जैसा कि पता कि अपन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें फर्स्ट लेक्चर है हमारा जिसमें अपन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और एक क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगले दिन से फिर इसका न्यूमेरिकल पार्ट को मतलब थोड़ा सा समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। फिर तो बस आज मीन के बारे में देखेंगे और ज्यादातर फोकस अपने को थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं करना है। वैसे थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद से कर सकते हो क्योंकि आप ग्रेजुएशन में आ चुके हो और उतनी थोड़ी बड़ी नॉलेज तो होगी। अदरवाइज अपन उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। किस पे ज्यादा फोकस करेंगे? न्यूमेरिकल पे, क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल पार्ट में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमको उस पर थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बिना किसी की देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज आप ये प्रीमियर देख रहे होगे बिकॉज ऑफ मुझे कहीं जाना था तो मैं पहले ही वीडियो शूट कर चुका हूँ और ये प्रीमियर लग चुका है। हाँ, अगले दिन जब आप आओगे, ठीक है, तो उसके अगले दिन आपकी लाइव क्लास चलेगी, ये गारंटी लेता हूँ मैं। तो लाइव क्लास अपन पढ़ेंगे, आप चैट पढ़ोगे, मैं आपकी चैट आप जब चैट सॉरी कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करोगे ना तो मैं उसको देख सकता हूँ, राइट, देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज स्टार्ट करता हूँ मैं आज का अपना पहला लेक्चर, जिसमें आपने को सबसे पहले क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी, पहले ये समझते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं, जिसको हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति बोलते हैं। अब क्या होता है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, सेंट्रल टेंडेंसी, जो सेंट्रल टेंडेंसी है इज द मेजर किया जाता है। मेजर मतलब मापना, पता लगाना। मेजर मतलब होता है पता लगाना। सेंट्रल टेंडेंसी इज द मेजर विच रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। इसका क्या मतलब होता है? सेंट्रल टेंडेंसी होता है ना, वो जितने भी डाटा होते हैं उसको वो रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? उसको रिप्रेजेंट करता है कि देखो भैया ये है डाटा। जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है। अब इन बहुत बड़े डाटा को समझने के लिए, बहुत बड़ा डाटा मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब बहुत बड़ा डाटा मतलब 1 2 3 1 5000 B 7000 C, ठीक है, ऐसे करके ABC करके हमारे पास करीब बहुत सारे डाटा हैं। अब बहुत सारे डाटा है, उनको रिप्रेजेंट करना, बहुत सारे डाटा को 1000 डाटा मतलब 1000 डाटा है तो उनको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होगा। मान चलो 100 ही डाटा है, 100 डाटा को रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं कहता हूं इन सब का एक एवरेज निकाल दो ना यार, एवरेज निकाल दो और केवल एक डाटा बताओ। एक डाटा मतलब एक नंबर बताओ, 5000 7000 75000, जितना एक डाटा बताओ। एक डाटा हमने बता दिया, तो जो एवरेज डाटा होता है ना, उन सारे 100 डाटा को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। सेंट्रल टेंडेंसी वही है। सेंट्रल टेंडेंसी इज द मेजर विच रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। गिवन डाटा को क्या करता है? बहुत सारे जो डाटा होता है ना, उनका एक डाटा को उन सारे बिहाफ पे एक डाटा रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहाँ पे जैसे डाटा मैंने लिख दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया A B C D, ये सारे एक डाटा हैं, एक डाटा होंगे। इसका मान के चलो A का 7000, B का कुछ भी मान लो डाटा, राइट। अब फिर मैंने इन सब का टोटल एक मैंने एवरेज निकाल दिया और ये डाटा केवल हो जाएगा, मान के चलो X डाटा हो जाएगा। और ये X जो है ये भी एक नंबर है, मान के चलो 7000 ये नंबर है, 7000 ये नंबर है। तो जो 7000 है ना, X जो है ना, इन सबको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होगा, राइट, एवरेज बेसिकली। चलो समझ में आ गया तुमको? नहीं समझ में आएगा तो और भी समझा देंगे, कोई बात नहीं है, अब वो पूछ सकते हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में देख लो भैया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन द एवरेज वैल्यू। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। उन सारे नंबर्स का जो होता है वो एवरेज वैल्यू ही आपका सेंट्रल टेंडेंसी होता है। अब ये एवरेज वैल्यू क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, राइट। एवरेज वैल्यू वही कि भैया जो भी वैल्यू है, नंबर्स ऑफ वैल्यू ऑफ द नंबर्स को ऐड करो, फिर नंबर्स को, जितने भी नंबर्स उनको घटा दो, सॉरी डिवाइड कर दो, घटा दो क्या, डिवाइड कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एवरेज आ जाएगा, राइट। अब देखो हिंदी में भी देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से तात्पर्य औसत मान से होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से तात्पर्य औसत मान से होता है। चलो भैया तुमको समझ में आ गया। इन स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है भैया, द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज क्या होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिक में एवरेज को क्या बोला जाता है? एवरेज को ही बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। हिंदी में देखो सांख्यिकी में
औसत का अर्थ ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से लगाया जाता है सांख्यिकी में, यानी कि स्टैटिक में बेसिकली बात कर रहा हूं। किसमें? स्टैटिक में बात कर रहा हूं मैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। आई होप तुमको सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलो, अकॉर्डिंग टू रास के अनुसार देख लो, द वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यू होती है, इज दैट वैल्यू, वो वैल्यू होती है विच बेस्ट रिप्रेजेंट द डाटा, जो हमारे बेस्ट तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करे। सेंट्रल टेंडेंसी वो डाटा होता है, वो वैल्यू होता है जो हमारे पास जो गिवन डाटा है उनको वो क्या करे, वो रिप्रेजेंट करे। क्या करे? वो रिप्रेजेंट करे भाई। देखो, रास के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी में, राइट? समझ? कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिनिधित्व मतलब इन द सेंस जो उनको उनके डाटा के बारे में बताता है, राइट? अब तुमको समझ में नहीं आएगा, जब तुम एग्जांपल दूंगा ना तुमको समझ में आ जाएगा। चलो, तुमको एग्जांपल जब एक क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। वहां पर मैं बताऊंगा कि देखो ये जो डाटा है ना हमारा, जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो एवरेज वैल्यू है ना वो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर मैं बताऊंगा, तब वहां पर परेशान ना होना। अब देखो, प्रॉपर्टीज केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के अच्छे गुण, चलो भैया ये भी पढ़ लेते हैं। वैसे मैं बोलता हूं कि आप खुद भी जानते होंगे, बट अदरवाइज फिर भी मैं बोल देता हूं कि आप पढ़ते हैं। चलो, जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होना चाहिए, सेंट्रल टेंडेंसी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, यानी कि जो हमारा एवरेज वैल्यू होना चाहिए वो उसको समझने में आसानी होनी चाहिए। क्या चीज? उसको समझने में आसानी होना चाहिए और उसको कैलकुलेट करने में भी, कैलकुलेट पता लगाने में भी आसानी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया और समझ में ही नहीं आ रहा है। इजी हो और समझ में आए कि क्या बोलना चाह रहा है। समझ में आ रहा है तो इसे समझना और गणना करना आसान होना चाहिए। इट शुड बी रिजिडिटी डिफाइंड। रिजिडिटी डिफाइंड का क्या मतलब होता है? रिजिडिटी का पहले मतलब समझ लो। रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा चेंज ना हो, जो बदले ना। अब ये जो होना चाहिए हमारा सेंट्रल टेंडेंसी जो होना चाहिए, इट शुड बी रिजिडिटी डिफाइंड का मतलब कि ये वैल्यू जो हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी का एवरेज वैल्यू होगा, जो एवरेज वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा, थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है बट ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए कि चेंज हुए जा रहे हैं, नहीं, बदलता जा रहा है आंकड़ा, नहीं चेंज। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास डाटा ABCDEF करके डाटा है, अब उसमें से कोई F आ गया, मतलब वो डाटा कोई और जोड़ दिया उसमें, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। समझ आया? इसे कठोरता परिभाषित किया जाना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो मैं सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहा हूं किसी भी चीज का, किसी भी डाटा का, वो सारा का सारा ऑब्जर्व किया होना चाहिए। सारा का सारा ऑब्जर्व किया होना का सेंस सिंपल से यहां से समझ लो कि आपके पास जितने भी साल के डाटा दिए हैं, चाहे भी कोई भी डाटा दिया हो, एक डाटा मतलब 2 डाटा दिया हो, 10 डाटा दिया हो, 50 डाटा दिया हो, उन सारे के सारे को क्या करना है? अपने दिमाग में रख करके सेंट्रल टेंडेंसी को निकालना है। कीप इन माइंड। समझ में आया? तब वो अच्छा होगा। चलो आगे देखो। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। नमूना उतार चढ़ाव से ये कम प्रभावित होना चाहिए। देखो अब क्या होता है ना, जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी होना चाहिए वो जब कुछ भी हमारे पास है, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इन द सेंस जब भी कभी तुम कुछ नई डाटा को ऐड करोगे या फिर कुछ भी करोगे, तो समझ लो कि मान के चलो कि आपके पास ABCDEFG डाटा है, उसमें एक और डाटा ऐड कर दिया तुमने, तो उस डाटा से क्या होना चाहिए? हमारे पास वो हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है, एवरेज वैल्यू, वो ज्यादा चेंज होना नहीं चाहिए, वो ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। समझ? बेसिकली इसी से बात तात्पर्य इसका। इट शुड बी कैपेबल फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर, या आगे बीजगणितीय उपचार करने में सक्षम होना चाहिए। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट क्या होता है? अलजेब्रिक ट्रीटमेंट वही वाला तुम्हारा x1 x2 x3 मतलब xy वाला। तो तुमको पता है कि जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी अपन मेजर करते हैं ना, वो हमारा x1 fn, ठीक है, सिग्मा, ये सारी चीजों को क्या करता है? उससे ट्रीटमेंट करता है। कहीं ना कहीं इसमें हमारा अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, अल्जेब्रिक मैथमेटिक्स भी थोड़ा मोड़ा आता है।
और उसको करना पड़ेगा, तो इसीलिए इट शुड बी कैपेबल फर्दर ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। यानी कि अगर आपको अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करना पड़े, यानी कि अलजेब्रिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करना पड़े, तो उससे ये भी वो कैपेबल हो, हमारा एवरेज, हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कैपेबल हो। तो आपको बता दूं कि जब हम आगे क्वेश्चंस करने जाएंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी करना होगा, और उसी को अपन करके देखेंगे। और यही एक सेंट्रल टेंडेंसी का अच्छा गुण होता है। क्या होता है? अच्छा गुण होता है, प्रॉपर्टी, गुड प्रॉपर्टी होता है क्या भैया, कि वो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर पाए, वो कैपेबल हो, राइट। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आने वाला, अभी तो ये पहला लेक्चर है यार, आने वाले क्लास में जब देखोगे ना तुम, तो उसमें अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी करेंगे, मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। चलो इसको भी, वो भी लीस्ट अफेक्टेड होना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है? बट एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई जब डाटा होगा, राइट, और वो जो डाटा होगा वो बेसिकली तुम इस तरीके से बोल सकते हो, जो बेसिकली तुम्हारे पास वो, जब भी तुम देखोगे ना, कभी कभी स्टार्टिंग में तो एक इंटरवल करके आएगा। इंटरवल इन द सेंस तुमको ऐसे करके बोल देगा लेस देन 10, लेस देन 20, या फिर ऐसे करके बोल देगा 10 से 20 तक, 20 से 30 तक। ये जो होता है ना एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब क्लास इंटरवल होता है, इसमें इंटरवल होता है, राइट। तो इसी इंटरवल को वैल्यू, अगर हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यू है जो 0 से 10 तक है, इस टाइप की वैल्यू जो है बेसिकली, उससे वो कम से कम अफेक्ट होना चाहिए, ज्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। इट शुड बी कैलकुलेट इन द केस ऑफ ओपन एंड इंटरवल्स। देखो ये भी ओपन एंड इन इंटरवल में भी होना चाहिए, ओपन और एंड इंटरवल, ओपन और एंड इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल क्या होता है, एंड इंटरवल क्या होता है, जब इसको क्वेश्चंस कराएंगे तब तुमको समझाऊंगा कि ओपन इंटरवल क्या होता है, एंड इंटरवल क्या होता है। अभी परेशान ना हो, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं अपन। आगे भैया क्या है इस पे आगे भाई, अब देखो ये थोड़ा सा बहुत इजी है। देखो ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ द एवरेज, यानी कि हमारे पास एवरेज को, मतलब देखो तुमको मैंने बताया ना कि स्टैटिक में एवरेज का मतलब ही सेंट्रल टेंडेंसी से लगाया जाता है, राइट। तो एवरेज में बोल रहा हूं ना, तो इसका मतलब सेंट्रल टेंडेंसी ही बोल रहा हूं मैं, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो मैंने क्या बोलने की कोशिश की, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एक सेकेंड इधर देख लो भाई, एक सेकेंड इधर 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 इधर, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए बार बार इसी में देखना पड़ता है कहीं ब्लर ना हो रहा हो। तो प्रेजेंट यूज डाटा इन समराइज्ड वे। देखो ऑब्जेक्टिव अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, उसकी एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, टू प्रेजेंट ह्यूज डाटा इन द समराइज्ड फॉर्म। समराइज्ड फॉर्म, देखो मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पास बहुत सारे डाटा है ना, उन डाटा को एक, बस एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में चेंज कर दो, यानी एवरेज बना करके बताओ, एक बताओ, तो वही क्या होता है, उसको समराइज्ड वे होता है। इट इज द वेरी डिफिकल्ट टू grasp large number of numerical figures. Average summarize such data into the small figure which makes you easier to understand and remember. मैंने तुमको क्या बोला, मैंने आपको बोला ना कि आपके पास बहुत सारे डाटा है। पहली बात तो उसको दिमाग में रख पाना 1000 डाटा को, इट इज डिफिकल्ट टास्क, राइट। ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है ना कि उसको तुम समझ पाओ कि क्या बोलना चाह रहा है, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने क्या तुमको बोला, मैंने तुमको सिंपल सी एक बात बोली भैया कि एक एवरेज वैल्यू निकाल दो, और एवरेज वैल्यू तुम निकाल दोगे ना, तो ये इन सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तुम याद भी कर पाओगे और समझने में भी आसानी होगी। गेटिंग माय पॉइंट, समझने में भी आसानी होगी। समझ पा रहे हो ना आप। तो देखो विशाल संख्याओं में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, बड़ी संख्याओं में संख्यात्मक आंकड़ों को समझ पाना कठिन होता है। औसत ऐसे डाटा को एक ही आंकड़े में संरचित करता है, जिससे समझने और याद रखने में आसानी होती है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं टू मेक कंपैरिजन इजियर। अब इजियर कैसे करते हैं भैया, देखो यहां पे क्या है, एवरेज आर द हेल्पफुल टू मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी एज द रिड्यूस द मास ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा टू ए सिंगल फिगर, मास ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा टू ए सिंगल डेटा। देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये बार बार ब्लर हो जा रहा है, आई एम रियली सॉरी, आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी, बट
बीच बीच में आपको थोड़ा सा पीछे का दिख पा रहा होगा तो आप उसको देख सकते हो। मैं जब फ्रेम से बाहर जा रहा हूं तब ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं ठीक कर दूंगा बाद में, और ठीक करवा दूंगा, मुझे आता नहीं है वैसे। देखो क्या है, आपके पास जब मास ऑफ डाटा होंगे ना, मतलब इट मींस कि आपके पास 100 हैं, 200 डाटा हैं आपके पास, और उन 200 डाटा को आप कंपेयर कर पाओ, इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो मैंने क्या बोला भाई कि वो जो 200 डाटा है ना, वो जो मास डाटा है, यूज डाटा है ना, उनका एक एवरेज वैल्यू निकालो। एवरेज वैल्यू निकालो एक साल का, मान के चलो 2016 में, मान के चलो 2020 में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी, जैसे बहुत सारे जो हमारा बर्थ रेट रहा होगा, कुछ रहा होगा, जनवरी में बच्चे कितने पैदा हुए, फरवरी में, इसी तरीके से हमने करके एक एवरेज वैल्यू निकाल दी कि पूरे साल भर में एवरेज इतने बच्चे पैदा हुए, राइट। अब हर महीने के ले लूं, हर दिन का ले लूं, बहुत याद करना, अब हर दिन का कंपैरिजन करूं। 1 जनवरी को इतने बच्चे पैदा हुए 2020 में, अब देखो 2021 में 1 जनवरी को कितने बच्चा पैदा हुआ, अच्छा इतने। अब देखो चलो दूसरे तारीख को, अब मैं 365 दिन का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं यार, जो कि वर्थलेस है, कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या किया, तुम एक काम करो यार कि तुमने साल भर में कितने एवरेज बच्चे पैदा हुए, तुम ये पहले बताओ मेरे को, ठीक है। एवरेज वैल्यू निकाल दी हमने। अब इस एवरेज वैल्यू को 2021 वाले से कंपेयर करो। अच्छा 2021 में एवरेज कितने बच्चे पैदा हुए, अच्छा इतने बच्चे पैदा हुए। अब दोनों कंपेयर करते हैं, समझ पाए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। उनको कंपैरिजन करना बड़ा आसान होता है, मतलब कंपैरिजन तुम अच्छे से कर पाओगे यूज डाटा को इन सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। देखो तुलना को आसान बनाने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए औसत बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि वह सांख्यिकीय डेटा के दरम्यान को एक अंक तक कम कर, एक अंक तक कम नहीं करते हैं, एक अंक पर कम कर देते हैं, मतलब एक अंक इन द सेंस एक फिगर पे। हिंदी में थोड़ा सा गलती हो ही जाता है, राइट। टू हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग, देखो मोस्ट ऑफ द डिसीजन टू बी टेकन इन द रिसर्च ऑफ द रिसर्च आर प्लानिंग आर द बेस्ड ऑन द एवरेज वैल्यू ऑफ द सर्टेन वेरिएबल्स। देखो इसका क्या मतलब होता है, मान के चलो तुम्हारे स्कूल में जो टीचर है ना, उन्होंने किसी का एग्जाम लिया, तुम्हारे स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्होंने किसी भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम लिया, और उसमें देखा ना कि भैया एवरेज बच्चे कितना नंबर पा रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का उन्होंने एग्जाम लेना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट, अगर 12वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट ना, हाँ सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट ही होंगे, राइट। तो मैं बोलता हूँ 6 सब्जेक्ट तुम्हारे हैं, अब उसमें मैंने 6 सब्जेक्ट का उन्होंने एग्जाम लिया भैया, और सारे बच्चे ने कुछ ना कुछ नंबर पाए। तो एक टीचर देखता है बैठ करके कि अरे यार पता लगाते हैं कि सारे बच्चे कमजोर किस में है, किसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में, कौन सा टीचर बोले कि कम ध्यान दे रहा है, कि ज्यादा नंबर नहीं ला पा रहे। तो उन्होंने क्या किया, एवरेज निकल, सबका नंबर का एवरेज निकाला सारे सब्जेक्ट का। अच्छा हिंदी में इतना, अकाउंट्स में इतना, बिजनेस में, स्टैट में इतना, सबका पता करके इतना तुमको एक एवरेज वैल्यू निकाल दी, सबके सारे सब्जेक्ट का अलग अलग। अब उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि चलो भैया देखते हैं अकाउंट्स में तो सबसे कम किस में पा रहे हैं, सबसे कम भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पा रहे हैं, कितना ही पा रहे हैं, 65 ही एवरेज नंबर है, यानी कि सबसे कम नंबर है 65 एवरेज वैल्यू में, यानी कि अब मुझे स्टैटिक पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, काम आता है, वो लोग डिसीजन ले पाते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट भी इसी तरीके से करती है, एवरेज वैल्यू देखती है, जीडीपी या फिर कुछ भी चीजें देखती है, उसके बाद देखती है कि, और फिर उसके बाद अब काम कैसे करना है, उसी एवरेज वैल्यू के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे इस यहाँ पे हमने टीचर को देखा कि टीचर ने क्या किया, डिसीजन लिया कि भैया चलो एवरेज वैल्यू निकालता हूँ सारे सब्जेक्ट का, उसमें फिर कंपैरिजन करूंगा कि किस में कम नंबर आया, एवरेज नंबर सबसे कम किस में है, तो उन्होंने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो फिर टीचर ने क्या किया, सोचा कि अब मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ध्यान ज्यादा देना है, समझ पा रहे हो। तो डिसीजन मेकिंग लेने में भी थोड़ा सा सहायक होता है। अब आते हैं टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल्स, एवरेज आल्सो हेल्प इन ऑब्टेनिंग एन आइडिया ऑफ अ कंप्लीट यूनिवर्स। देखो अब तुम्हारे पास जब एवरेज वैल्यू होगी ना, तुम्हारे पास कंप्लीट डाटा होगा, फोकस कर लो भाई। अब उस कंप्लीट डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, रिप्रेजेंट करेंगे एक छोटे से वैल्यू में, तो जाहिर से बात है पूरा कंप्लीट डाटा, पूरे दुनिया का डाटा रिप्रेजेंट करेगा। यानी मान के चलो बर्थ का ही ले लेते हैं, हमने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में इतने साल भर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, इंडिया में इतने, पाकिस्तान में इतना। तो मैंने बोला कि इन सारे ही लोगों का एक एवरेज वैल्यू निकालो कि पूरे दुनिया में मैक्सिमम या फिर मिनिमम एवरेज बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं। तो एक डाटा पूरे यूनिवर्स के बारे में बता रहा है ना, वही चीज ऑफ द सैंपल डाटा, द एवरेज ऑफ द सैंपल प्रेजेंट टू क्लियर पिक्चर ऑफ द एवरेज। देखो पॉपुलेशन हमारी जनसंख्या के बारे में भी बता सकता है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो ये और दो तो दिया है, इसमें क्या दिया है, सटीक संबंध का पता लगाने के लिए औसत आवश्यक हो जाता है जब मात्रात्मक सत्र में विभिन्न समूह के बीच संबंध स्थापित करना होता है। देखो अब देखो क्या होता है ना, एवरेज बिकम द एसेंशियल व्हेन द डिजायर्ड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स इन द क्वांटिटेटिव टर्म। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म, इसका क्या मतलब होता है, मान के चलो तुम्हारा 2016 का कुछ डाटा रहा होगा, ये डाटा रहा होगा मान के चलो, और फिर 2017 में ये डाटा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं ना, हर साल तुम देखोगे ना कि जो क्वांटिटेटिव टर्म है वो हमेशा डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो जब इन अलग अलग होगा ना, तो इनके बीच एक रिलेशन बना करके एवरेज वैल्यू मान के चलो अपन निकाल देते हैं। एक एवरेज वैल्यू हमने निकाल दी इतनी, मान लो एवरेज वैल्यू ने निकाल दी, तो ये जो वैल्यू है ना, वो जितने भी 5 साल के डाटा है, 6 साल के डाटा है, उनको क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है और उनके बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है। समझ रहे हो ना, उनके बीच वो रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। तो वही होता है टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप, सटीक संबंध का पता लगाने के लिए भी हमारा एवरेज फंक्शन होता है, राइट। अरे एक छोटा सा फोन आ रहा है, मैं उसको रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है, वेट करना, चलो माफी चाहता हूँ, फोन आ गया था। अब आते हैं बेस ऑफ द कंप्यूटिंग अदर मेजर्स, अन्य उपाय की गणना के लिए आधार पर। देखो क्या होता है ना, जब भी तुम सेंट्रल टेंडेंसी करोगे, मेजर करोगे, तो उस सेंट्रल टेंडेंसी के मदद से तुम आगे की बहुत सारी चीजों को मेजर भी कर पाओगे, जैसे कि हमारा डिस्पर्जन होता है, स्किमनेस होता है, कुर्टोसिस होता है, और इन सबको मेजर करने में। अब ये डिस्पर्जन क्या होता है, स्किमनेस क्या होता है, इसमें से बहुत सारी चीजों को अपन को पढ़ना है, आगे जाकर के पढ़ेंगे, परेशान ना हो उसके लिए, तो इसको आगे समझेंगे जब इसको देखा जाएगा ना, जब इसको देखा जाएगा, जब डिस्पर्जन सोल्व किया जाएगा, तो वहां पे एवरेज का काम आएगा, उसको उस क्लास में देख लेंगे डिस्पर्जन को, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चल ठीक है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या भैया, कि वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के विभिन्न मापे, ठीक है, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापे, मतलब कि अपन कैसे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं, वो तरीका क्या क्या है, राइट। तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। एक आता है मीन मीडियन मोड, सिंपल सा, तुमको पता होगा, जबान पे रटा होता है मीन मीडियन मोड, एकदम दिमाग में रटा होता है, राइट, जिसको हिंदी में मध्यमान, ठीक है, बहुलक, मध्यांक और बहुलांक बोलते हैं, राइट। ये तुमको पता होगा, हिंदी में ही है, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मध्यमान क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन्स is defined as the sum of the value of all observation divided by the number of the observations। observation मतलब value of observation, मतलब मेरे पास a डाटा है, जितने भी मेरे पास एक फिगर्स होंगे, जितने भी डाटा 1 2 3 4, उनकी जो वैल्यू होगी, उनकी वैल्यू को वेट करो, और फिर वो जितने नंबर्स हैं, 1 है 2 5 नंबर हैं, तो 5 को वेट करो, और 5 की वैल्यू को उस नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे कि सपोज दैट मैंने तुमको बोला कि भैया ए का जो है ना, ए 10, बी 20, सी 30, डी 40 और ई 50। अब देखो ये क्या है, ये हमारा देखो ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ए बी से ना, इसका ऑब्जर्वेशन का मतलब ए बी सी डी ई से है ऑब्जर्वेशन का मतलब, और वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन है, इनकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, तो इनकी वैल्यू को ऐड करो, तो हमने ऐड कर दिया 20 10 30 60 40 150 हुआ। अब इसको भैया इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इनको 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएंगे 30, यानी कि हमारा जो एवरेज वैल्यू हो जाएगा वो 30। समझ में आया, ये तुम बचपन से करते आ रहे होगे, तो तुमको पता भी होगा, राइट। इट इज ऑर्डिनली नोन एज मीन या फिर एवरेज, या तो इसको मीन के नाम से जाना जाता है, या तो एवरेज भी जाना जाता है बाय द कॉमन मैन, आम आदमी के द्वारा, ठीक है। हम जो इंसान है उसके द्वारा ये क्या होता है, आसानी से जाना जाता है। इसे सामान्यतः आम आदमी द्वारा जैसे हम जो लोग हैं, इसे सामान्यतः आम आदमी द्वारा मीन या फिर औसत के रूप में जाना जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई एक्स, और इसको जो अपन सेंट्रल टेंडेंसी को जो डिनोट करते हैं वो एक्स से डिनोट करते हैं। इसे आमतौर पर एक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। चल भैया एक्स द्वारा निरूपित कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आते हैं।
अब देखो, अब देखते हैं ना टाइप्स ऑफ, एक चीज इसमें देखते हैं, काइंड्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स कितने तरीके के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो बेसिकली वो दो टाइप के अर्थमेटिक मीन होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। सरल अंकगणितीय माध्य, भारित अंकगणितीय माध्य होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल मीन। पहले सबसे पहले सिंपल मीन को कैलकुलेट करेंगे, फिर वेटेड अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करेंगे, राइट। आइए पहले सरल अंकगणितीय माध्य की गणना को समझते हैं। इसकी गणना पर निम्नलिखित श्रृंखला में चर्चा की जा सकती है। जैसे जब तुम सिंपल अर्थमेटिक मीन्स जब सोल्व करने जाओगे ना, तो सिंपल अर्थमेटिक सोल्व करने के लिए तुम्हारे पास इंडिविजुअल सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी, यानी कि व्यक्तिगत श्रृंखला, असतत श्रृंखला और सतत श्रृंखला होगा। अब ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद देन अपन डिस्क्रीट सीरीज को आएंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं इसमें इंडिविजुअल सीरीज पे आते हैं। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज वह सीरीज है जिसमें आइटम्स को अकेले सूचीबद्ध किया जाता है, यानी प्रत्येक आइटम को एक अलग मान दिया जाता है। देखो यहां पर हिंदी में भी समझ लो, एग्जांपल देकर के भी मैं समझाऊंगा। इंडिविजुअल सीरीज इन द सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली अलग अलग, ईच आइटम्स गिवन इन द सेपरेट वैल्यू। देखो इसका क्या मतलब मैंने बोला, इसका मतलब मैंने बोला कि हमारे पास जितने भी डाटा होंगे ना, उन सबका एक एवरेज वैल्यू दिया होगा। एवरेज वैल्यू दिया होगा इन द सेंस, सॉरी एवरेज वैल्यू नहीं दिया होगा, सबका अलग अलग वैल्यू दिया होगा। जैसे ए बी सी डी ई था ना, 10 20 50 दिया था, तो ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, इन सबका अलग अलग दिया है कि नहीं दिया है, इन सबका अलग अलग दिया है कि नहीं दिया है, दिया ना सबका अलग अलग। वो जो सबका अलग अलग दिया ना, वही बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज है। मेरा अलग, आपका अलग, किसी तीसरे का अलग, सबका अलग अलग जब बताया हो तो वो इंडिविजुअल। भैया आबिद का कितना, आबिद का अच्छा इतने मार्क्स आए हैं, तो आबिद का है, मेरा है, इंडिविजुअली मेरा नंबर है, वो सबका जोड़ करके नंबर नहीं है कि भैया देखो जो 5 लोगों का है ना, इसका मतलब जो 5 लोगों का नंबर मिला करके ना वो 50 है। 5 लोगों का, 5 का मतलब 5 लोगों का नंबर मिला करके 50 है। तो मैं बोलता हूं 5 लोगों का मिला के, तो ये इंडिविजुअल क्या हुआ, ये तो 5 लोगों का मिला करके ना इंडिविजुअली बताओ कितना है। तो मैंने बोला आबिद के भैया इतना। तो ये इंडिविजुअल ऐसे होता है, सबका जब अलग अलग इंसान का बताया जाए तो वो ऐसे करके होगा। ठीक है, इट मींस इंडिविजुअल सीरीज डू नॉट हैव द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आइटम। फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आइटम्स मतलब कि 50 नंबर पाने वाले 5 लोग हैं, तो फ्रीक्वेंसीज नहीं होते इसमें, राइट। एग्जाम्पल, इफ द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, अगर 10 स्टूडेंट्स का जो मार्क है क्लास में, वो 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, सॉरी 11वीं क्लास में आर गिवन इंडिविजुअली, इट विल बी द फॉर्म ऑफ द, यानी हमारे 11वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें 10 स्टूडेंट्स का अलग अलग नंबर दिया है। स्टूडेंट्स का 1 का इतना, स्टूडेंट 2 का इतना, ऐसे अलग अलग नंबर जो दिया है, तो हमारा हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज, राइट। इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा। अब आगे आते हैं। अब इस इंडिविजुअल सीरीज को तुम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। सबसे पहले बारी बारी को समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड पे आएंगे। देखो अब डायरेक्ट मेथड पे आएंगे तो इसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल यूनिट्स आर एडेड, जितने भी मैंने ऐड करके बताया था ना, ऐड करके जो मैंने बताया था वो यूनिट देयर टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द आइटम। पहले उनके वैल्यू को ऐड करो, फिर वो जितने नंबर है उनको डिवाइड करो, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, फिर उसको सिग्मा एक्स में द सम ऑफ द ऑल वैल्यू आइटम, जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी को जोड़ा हुआ वैल्यू, राइट। सिग्मा एक्स, उसको फिर एन से डिवाइड कर देंगे, जहां पर एक्स बार का देखो अर्थमेटिक में मैंने इसको एक्स बार बोलते हैं, ये जो मैंने बताया ना इसको एक्स बार बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। और सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ द आइटम्स, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स, ये होता है। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार सभी इकाइयों को जोड़ा जाता है और फिर उनके कुल को मदों को संख्या से विभाजित किया जाता है और भागफल अंकगणितीय माध्य बन जाता है। सूत्र एक्स बार का इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। अंकगणितीय माध्य वस्तुओं के सभी मूल्यों का योग, आइटम की कुल संख्या, ये तुमने कहीं देखा होगा, राइट। चलो अब एक क्वेश्चन दिया है तुमको समझाने के लिए, फिर आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, फिर अपन कल वाली क्लास में सारी चीजों को देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है। पहले सोल्व करा देता हूं। देखो इसमें क्या है,
स्टूडेंट्स दिया है, देखो ए बी सी का, ए का 85, बी का 60, सी का 50, डी का 75, ई का 55, एफ का 40, जी का 55, एच का 70, आई का 45, जे का 65। ये कहीं ना कहीं नंबर दिया है सबका। अब तुमको बोलते हैं देखो लार्ज ऑफ, ये तो केवल 10 ही लोगों का दिया है, लार्ज यूज ऑफ डाटा। अब देखो अब इतना नंबर ऑफ डाटा होगा भैया, अब इनको याद कर पाना, कैलकुलेट मेजर कर पाना बड़ी मुश्किल होगी। तो मैं बताऊं भैया इसका ना एक छोटा सा वैल्यू, एक वैल्यू निकाल दो, एवरेज वैल्यू, जो इन सभी को रिप्रेजेंट करे, जो इन सभी को रिप्रेजेंट करे। तो मैं कहता हूं भैया कि मैं सॉल्यूशन करता हूं, तो स्टूडेंट ए भी है, तो मैं सिग्मा एक्स इनकी वैल्यू को मैं ऐड करके लाता हूं, तो मेरा जो सिग्मा एक्स आ गया, जो मेरा सिग्मा एक्स आ गया वो आ गया 600 आ गया, राइट। और जो मेरा एन है वो है 10, और तुमको पता है एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो हमने इसको वैल्यू को रख दी 600 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि सॉरी 10 वैल्यू रख दी, ठीक है। छोटे से क्वेश्चन आ रहा है, माफी चाहता हूं। देखो तो मैंने क्या बोला 610, ठीक है, मैं बीच बीच में एडिट करते रहा हूँ क्योंकि प्रीमियर चल रहा है तो इसको एडिट करते रहूँ मैं। 600 में 10, 600 डिवाइडेड बाई 10 60 हो गया। तो मैंने बोला कि इन 10 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क है वो 60 है, यानी कि ये जो 60 है इन सारे 10 स्टूडेंट्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे 10 की नंबर का। तो ये बोलते हैं कि सारे यूज नंबर ऑफ डाटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यही है, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, और जो भी दिक्कत जो भी परेशानी आती है आप पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, अब से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, आई होप ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। इंडिविजुअल सीरीज होगा तो ठीक है, इस तरीके से होगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो हमारा एक्स बार निकल के आ जाएगा, एक्स बार इन द सेंस अर्थमेटिक मीन करके, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। पहली बार चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी दिक्कत परेशानी आती है कॉमेंट सेक्शन में वहां से आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाय बाय।